नमस्कार। मैं नमिता सचान सुंदर सुमति अय्यर की कलम से यूट्यूब चैनल के समस्त श्रोताओं को मेरा स्नेही अभिवादन। और आज हम लोग सुनेंगे डॉक्टर सुमति अय्यर की लिखी हुई कहानी इसलिए नहीं। इसलिए नहीं उनके कहानी संग्रह घटना चक्र जो कि उनका प्रथम कहानी संग्रह है। तो इसलिए नहीं कहानी उनके इस कहानी संग्रह की अंतिम कहानी है। तो चलिए सुनते हैं कहानी इसलिए नहीं। आज फिर उखड़ कर आई हूं उससे, लेकिन मुझे अच्छी तरह मालूम है कि इस उखड़ने का आफ्टर इफेक्ट तो उसे 2-3 घंटे तक परेशान करेगा और उसे 2 कंपोज की गोलियों से शांत कर लेगा वो। पर मैं एक पूरा दिन नहीं जी सकूंगी। उससे यूं उखड़कर एक पूरा दिन नकार दिया है और उसको खोने के पहले की अस्त व्यस्तता और बाद की थकान मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। पर इस स्थिति का निदान भी मैं नहीं खोज पाती। कई बातें, कई घटनाएं अर्थहीन होकर भी महत्वपूर्ण हो जाती, खासकर तब जब हम संबंधों को नकारते हुए भी भीतर से उसे स्वीकार रहे हों। ये जो दोहरी भूमिका है ना, इलास्टिक की तरह खिंचकर उतनी ही सिकुड़ जाती है। हम दोनों कल कितने खुश थे और उन खुशियों को खींच कर मैंने एक एक क्षण पर रुक कर चलती सुइयों की तरह फैलाया था। पर आज जब उससे तुनक कर चली आई हूं ना, तब से वे ही खुशियां खिंचकर छोटी हो गई हैं। कल वो मेरे बालों को सहलाता हुआ बोल उठा था, अति अब तुमसे इतना लगाव होता जा रहा है कि मैं अपने आप को भूलकर हर क्षण तुमसे जुड़ा हुआ पाता हूं खुद को। और मैं सहसा उसके सीने में छिप गई थी। उसने हंसते हुए मुझे अपने से चिपटा लिया था। चिपकली ना छिपकली, वो हंसता हुआ बोला था। वो मुझे अक्सर इसी तरह छेड़ता है और उस दुलार के पीछे आत्मीयता का सैलाब मुझे अभिभूत कर जाता है। जाने क्यों उससे इस तरह चिपक कर लगता है जैसे मेरे आसपास के सारे कांटे कहीं दब गए हैं और मुझे उनकी चुभन नहीं महसूस होती। पूरा का पूरा अतीत और एक भरा पूरा वर्तमान मेरे सामने नगण्य सा लगने लगता है। हालांकि दरवाजा खटकने के भय में साथ लेटती हुई भी मैं संकोची होने लगती। मैंने धीरे से कहा था, एक बात पूछूं मनु, तुम अब तक कई पत्नियों के साथ रह चुके हो, तुमने सबसे अधिक किसे? शब्द अटकने लगे थे। वो सहसा गंभीर हो गया था। फिर कहीं दूर आंखों को गड़ाकर अपनी सारी अनुभवजन्य गंभीरता को फूंक फूंक कर गले उतारता हुआ सब बोला था, देखो अति, हम दोनों में यही अंतर है। तुम ना हमेशा अपने को परिवेश से जुड़ा हुआ महसूस करती हो, तुम व्यक्तियों से मोह रखती हो, पर मेरे लिए तो स्थिति का महत्व है। सच कहूं तो उन स्थितियों में वे चारों मेरे जीवन में अत्यंत आवश्यक रही। जब तक वे रहीं,
उनका मेरे जीवन पर इस कदर प्रभाव रहा कि मैं उनसे अलग जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। और इतना कहकर वो चुप आ गया। मैं उसकी उंगलियों से खेल रही थी। मुझे कभी भी इन क्षणों में उन चारों से ईर्ष्या नहीं हुई। वो चुप मेरी ओर ताकता रहा, फिर शरारत से बोल उठा था, बस जल गई ना? मैंने सिर को जोर से हिलाते हुए अपनी समस्त शक्ति के साथ उसके उस संशयात्मक व्यंग को नकारना चाहा था। वो मेरे गालों पर चपत सा लगाता हुआ बोला था, अति, लेकिन एक बात अवश्य कहना चाहता हूं। तुम मुझे मेरी मैच्योर एज में मिली हो, तब जबकि मैं अपने आप को नाकाबिल पति मान चुका था। मुझे लगने लगा था कि कोई लड़की मेरे साथ रह ही नहीं सकती है। मैं सहसा उंगलियां गिनने लगी थी। वो चुप हो गया था। 7। मैंने मौन तोड़ते हुए उसे हिलाया था। क्या? वो चौंक गया। महीने, मैं हंस दी थी। किसके? वो शरारत पर उतर आया था। मैं तुनक कर उठ बैठी थी। हमारे परिचय के। और उसकी आंखों पर हाथों को रख दिया था। वो उन्हें चूमने लगा था। अति, तुमसे निहायत सीरियसली कहता हूं कि जिस तरह हम साथ एक समझदारी के साथ रह रहे हैं, हम में एक अजीब सा आकर्षण दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। लगता है हम और भी समझते जा रहे हैं एक दूसरे को। वो मेरे चेहरे पर अपनी आंखें गड़ाता हुआ बोला था। मुझे लगा सचमुच सचमुच हम दोनों की समझदारी का मात्रा भी अजीब है। सच है, हम लड़ते हैं छोटी छोटी बातों पर। कई बार तो मैं झोला उठाकर चप्पल खटकाती हुई सीढ़ियां उतरने का अभिनय कर जाती हूँ। वो चुपचाप दरवाजे पर आकर, अति, रुक जाओ और झोला रखो, ऐसे कम इन, और अपने को फाइनल सा बनाता हुआ खड़ा रहता है, दोनों हाथ बांध कर। और मैं सीढ़ियां चढ़ने लग जाती हूँ चुपचाप। वो पीछे से मुझे बांध लेता है। मेरी नाराज बानो, हमसे गुस्सा होकर जा सकती हो भला? और उसके होंठ मेरी ओर बढ़ते। मेरे झटकने पर वो हंसता हुआ मुझे और चिपटाता। मैं हार कर अपने को समर्पित कर देती। मेरी उम्र की यह तेजी और उसका ये शांत व्यवहार कभी भी एक दूसरे से मेल नहीं खा पाए हैं। वो हर बार झुकता है और उसे अपने लिए इतना कंसर्न देखकर गर्व सा होने लगता है। अभी कुछ दिन पहले उसके मित्र राज ने कहा था, अति, तुम दोनों की समझदारी पर तो हैरानगी होती है। काश इतनी समझदारी पति पत्नी में होती तो कहीं भी तलाक की नौबत ही नहीं आती। और सहसा लगा मेरी ये तुनुक मिजाजी उसे कितना कष्ट देती होगी। आज भी उससे रूठ कर आने पर उसने नितांत गंभीरता से कहा था, देखो अति, इस तरह न तुम सुखी हो न मैं। यदि ऐसी तुनुक मिजाजी से तुम खुश हो तो ठीक है, वरना अपने को सैडिस्ट बनाकर मुझे हर्ट करने में कोई तुक नहीं है। जानती हो एक दिन खींच में आकर मैं तुम्हें रोकूंगा भी नहीं। मनु, अब कभी नहीं जाएंगे। मेरे इस मनोबल पर वो मुस्कुरा भले दे, पर मुझे कभी भी अच्छा नहीं लगता। लगता है वो सब समझता हुआ भी मुझे कंसेशन दे रहा है।
और मैं अपने को आरक्षित से महसूस करने लगती हूँ। हम दोनों को साथ रहते 7 महीने होने को आए हैं। साथ रहना भी तो एक तरह की प्रतिबद्धता है ना। मुझे एक बार भी नहीं सूझा था कि इस तरह खुलेआम बिना किसी विवाह के साथ रहने का प्रयोग सफल भी हो सकता है। मैं जब उससे मिली थी तो ढेर सारे पूर्वाग्रहों को लेकर, वो लौंडियाबाज है, शराबी है, और सबसे बड़ी बात ही इज नेवर सिंसियर। आभा ने नेवर पर कुछ अधिक ही जोर दिया था। ओवर मैंने आभा को काट दिया था। मैं उसकी अगली मिस्ट्रेस बनने को तैयार नहीं हूं। मैं अति हूं आभा और वही रहूंगी। और उसमें ऐसा है भी क्या? ना उम्र में ही मैं उसके बराबर हूं, ना ही शक्ल में और ना अक्ल में। मैं हंस दी थी। मुझे उसकी महानता को स्वीकारने में कोई ऐतराज नहीं था। मैंने ना ही मनु के विषय में रोमांटिक कल्पनाएं की थी, ना ही उसके साथ रहने के सपने संजोए थे। बस कैनवस की खाली पृष्ठभूमि पर 1-2 ब्रश इधर उधर फैला लिए थे परिचय के रंगों से, और उस अमूर्त आकृति के पीछे कुछ झांकने ही लगे तो मेरा क्या दोष? हम परिचित ही रहे थे कुछ दिन तक। मुझे उसमें वो खौफनाक आदतें मिली ही नहीं जिनका पूर्वाग्रह लेकर मैं आई थी। 1-2 मुलाकातों में ही वो खुलने लगा था। आज भी अक्सर छेड़ता हुआ कह देता है, जब तुमसे मिला था ना अति, तो लगा था जैसे तुम बेहद सोफिस्टिकेटेड गर्ल हो और तुमसे बड़ी बहन जी, अति जी वाली भाषा में टर्म्स खींचने होंगे। कभी हो गया तो तुम्हारे लेखन की तारीफ कर दिया करता, पेंटिंग्स पर वाहवाही दे देता, और जब तुम आती 1-2 बार डिनर पर इनवाइट करके बस दरवाजे तक छोड़कर चला जाता और बेतहाशा हंसने लगता वो ये कहकर। मैं भी खींच कर कह उठती हूँ, तुम तो हो ही ऐसे। शराफत का झूठा मुखौटा चल भी कब तक सकता था। वो तुनकता ठीक मेरी तरह हाँ शब्दों को खींचकर बोलता, फिर मुंह बनाता हुआ आम भारतीय पत्नी के लहजे में ठिनकता, तुम होगी गंदी, होगा वो तुम्हारा खानदान, हम नहीं। और उठ जाता, हम तो लियो हैं। मनीष से मेरा परिचय जितना गहराता गया वो उतना ही शरीफ लगा था। उसके खिलाफ मुझे भड़काने में तो मित्र से लेकर पड़ोसन तक सब प्रतिबद्ध रहे थे। यहाँ तक कि मनु की दीदी ने पहले ही परिचय में मुझे बेहद पसंद करते हुए गले लगा लिया था और फिर धीरे से बोली थी, अति तुम उन सबसे अलग हो, पर मेरा भाई अच्छा आदमी नहीं है, तुम उसे टेम नहीं कर सकती। और मुझे सहलाते हुए अपने से सटा लिया था। उस समय उनकी आंखों में वही आतुरता थी। दीदी, मैंने उनकी करुणा को लगभग पीते हुए कहा था, मैं उन्हें बदल लूंगी। वो जो भी हैं, जैसे भी हैं, मुझे अच्छे लगते हैं। दीदी के हाथों का कसाव बढ़ गया था। मुझे लगा मनु को बदलने का जो दावा मैं अपनी पूरी ताकत के साथ कर रही हूं, उसके पीछे उसके प्रति मेरा स्नेह ही नहीं, मेरी कमजोरी भी है। उस कमजोरी को मैंने स्वीकारा नहीं, ये दूसरी बात है। शुरू में मुझे लगा था मनु को टेम करना नितांत सरल है। वो मेरे कहने पर पीना बंद कर देगा,
पर मुझे लग गया था पीना उसका नित्य कर्म बन चुका है और उसे अब उपदेशों की जरूरत नहीं है। वो ना तो किसी प्रेमी की तरह कोरा भावुक है और ना ही उसे प्यार जैसी भावना की प्लेटोनिकता पर ही विश्वास है। वो उसे निहायत बचकाना समझता था। राज ने एक दिन झल्ला कर कहा था, अति जी, इस तरह तो उसे आप खाक सुधारेंगी। वो आपके सामने ना पीने का नाटक भले ही कर ले, आपके जाने पर वो फिर पीना शुरू कर देगा। आप बोल्ड क्यों नहीं बनती? मैं उसके संकेत को समझकर भी पचा नहीं पा रही थी। मनु शादी का प्रस्ताव रखता तो भी अनिर्णय की स्थिति में ही थी मैं। मनु के साथ जीवन सुरक्षित रह सकेगा या नहीं, मेरा मस्तिष्क आकलन तालिका तैयार करने लगता। मनु की खासी आमदनी है, पर माह आरंभ होने के 10 दिन बाद उधार लेने की नौबत आ जाती है तो मुझे झुंझलाहट होने लगती है। मुझे शांत सा करता हुआ वो कहता है, देखो अति, अब अगले महीने का बजट तुम ही बना देना और गिनकर पैसे दिया करना मुझे। वैसा महीना आज तक आया नहीं, गिनकर खर्च करना उसे आता ही नहीं है। वो महीने की शुरुआत में अकबर या ओबेरॉय में भी बैठ सकता है और आखिर में फांका भी कर सकता है। मुझे उसकी इस उत्तरदायित्वहीनता से कभी झुंझलाहट नहीं हुई। कारण भी मुझे नहीं सूझता। पर राज ने एक दिन बातों में कहा था, अति तुम तो प्रेमिका हो, पत्नी होती तो शायद तुम्हारा एटीट्यूड दूसरा होता। उन शब्दों का तीखापन जैसे मुझे लीलने लगा था। पापा मानेंगे नहीं, मैं मूल्यांकन को एक ओर सहेजती हुई बोली थी। राज लगभग नाराज हो उठा था। वाह, ये तो आपके जीवन का सवाल है, इसमें पापा कहाँ आते हैं? फिर सोचिए तो, एक सही औरत के बगैर उसकी क्रिएटिविटी भी तो सफर कर सकती है। वो चुप हो गया था। मुझे उसके शब्दों का तीखापन कचोटने लगा था। लगा मनु के बिखरे पत्तों को सही तरह से सजा कर रख दूं तो कभी भी इक्का उसके हिस्से में आ सकता है। और यही मेरी शुरुआत थी। अब जब उसके साथ बेखटके साथ साथ रोज रह जाती हूं तो मुझे पहली रात की वो हिचक, वो रोना धोना याद आने लगता है। अपने आप पर ही जैसे हंसने को जी चाहता है। तुम भी निहायत दकियानुसी लड़की हो, मनु चिढ़ता हुआ कभी बोलता है। अब तो मुझे भी पाप पुण्य या किसी भी संस्कार की दुहाई देते हुए अपनी मूर्खता पर क्रोध आता है। इतने पुराने संस्कारों से जुड़े रहकर भी हम कैसे अपने आप को समकालीनता के साथ जोड़ सकते हैं? सोचती हूं, महाभारत के 5 पति युग और उस महाविनाश के बाद प्रचलित बहुपतिवाद के समर्थकों को आज भी ये चेतना गलत क्यों लगती है? मैं अपनी पूरी पीढ़ी को गलत करार नहीं दे पा रही हूं। मनु के साथ बगैर किसी विवाह के रहना कहीं भी अस्वाभाविक नहीं लगा था। अक्सर मामा के घर की एक रास्ता से ऊब कर मनु के साथ आ ठहरती हूँ। मनु और मैं अक्सर अपने दोस्तों के यहाँ जाते हैं। तब पता नहीं क्यों लगता है हम पति पत्नी के रूप में एक आम रस्म निभा रहे हैं। वे मेरे बारे में कुछ जानना नहीं चाहते। उनके लिए इतना काफी है कि मैं मनु की दोस्त हूं।
हमारी दोस्ती की सीमा कहाँ तक है वो जानना नहीं चाहते। उस समय एक अज्ञात खीज उभर आती है, कारण मुझे भी नहीं मालूम। वो खीज तब और भड़कती है जब मनु नाटक करता हुआ ये कहता है कि मैं तो यार बस अकेला ही हूं। कितनी बार मनु अपने दोस्तों को खाने पर इनवाइट करता है। मनु बहरहाल बीच में आकर मुझे सहलाता हुआ पूछता है, अति, मे आई हेल्प यू? और मैं हंसती हुई उसे हटाती हुई कहती हूँ, नो मनु, मैं कर लूंगी। वो लड़खड़ाता हुआ लौट जाता। मनु को अपने प्रति इतना प्रतिबद्ध देखकर गर्व सा होता। अर्जुन अक्सर कहता, अति, तुम्हारे आने के कारण कम से कम हम खाने पीने के मामलों में तो आश्वस्त रहते हैं, पर पहले तो। मैं मुस्कुराती हुई वहां से हट जाती। रात मनु के साथ लेटते हुए मुझे संस्कार तोड़ फेंकने की पीड़ा नहीं होती, और वो मौन में मुझे भींच लेता है। तो कहीं कोने में एक प्रश्न उठता है, आखिर ऐसा कब तक चलेगा? हम दोनों के संबंध क्या हैं? हमारे संबंध की गहराई का पता उस रोज लगा था जब मैं और वो मधु जी के यहाँ रात खाने पर गए थे। रात देर हो गई थी। मधु जी और श्रीवास्तव जी के आग्रह पर हमें वहीं रुकना पड़ा। मनु अधिक पी गया था और मैंने जिद कर उसे थोड़ा खिलाया था। मधु जी ने हंसकर कहा था, मनु, पत्नियां भी इतनी सिंसियर नहीं होती। और मुझे लगा मैं सचमुच बहुत बंध रही हूं इस पुरुष से। पर उस रात को मधु जी से देर तक बातें करते हुए देख मनु का पारा चढ़ गया था और एक थप्पड़ लगाता हुआ लगभग चीख कर बोला, किसके साथ थी उस कमरे में? और मैं चुपचाप रोती रही थी। सोचती हूं क्षण भर के लिए मुझ में विद्रोह क्यों नहीं आया। चाहती तो बहुत कुछ पूछ सकती थी। मैं उसकी ब्याहता तो नहीं हूं। किस अधिकार से मुझे रात को किसी गैर के घर बिस्तर पर साथ सोने को विवश कर रहा है? पर सवाल पूछना मैं जानती नहीं। मेरे पास समाधान रहे हैं, सवाल नहीं। सवालों को लेकर जीवन को कष्ट देने की बेवकूफी मुझे आती नहीं। फिर हम उस रात तुरंत चले आए। अगली सुबह उसे अपनी गलती का एहसास हुआ था तो वो फूट फूट कर रो दिया था। मेरी आंखों में उसे देखते ही एक अजीब सी दहशत छा जाती थी। मेरी कातरता पर वो तिलमिला उठा था। जीवन में शायद पहली बार किसी लड़की पर हाथ उठाकर उसने सॉरी कहा था। पर इस घटना ने हम दोनों को और भी करीब लाकर रख दिया था। मनु मुझे अंतरतम से चाहता है। उसकी पॉसेसिवनेस अयाचित भले ही हो, अवांछनीय नहीं हो सकती, इतना मुझे लगने लगा था। पिछले एक सप्ताह से ऑफिस की छुट्टी लेकर उसके उपन्यास को पूरा करने के वक्त जितनी तकलीफें मैंने स्वयं आगे बढ़कर सहर्ष झेली थी, वे सब इस घटना के आगे निहायत छोटी लगने लगी थी। लगा आपसी समर्पण को हम दोनों अपने अपने ढंग से व्यक्त करते हैं। उस दिन मुझे दुलराते हुए उसने कहा था, अति, दीदी तुम्हें कितना याद करती रही। पिछले दिनों जब तुम सेमिनार में शिमले गई थी तो वो और मैं बस तुम्हें ही याद करते रहे थे। मैंने बड़ी संजीदगी के साथ पूछा था, दीदी ने कुछ कहा था? वो इत्मीनान से बोला, हाँ, दीदी हमारे संबंधों के विषय में जानना चाहती थी। तुमने क्या कहा?
मैंने उत्सुकता को दबाते हुए पूछा था। अरे और क्या कहूंगा, कहा था हम दोस्त हैं। मुझे लगा था उसे बस झटक दूं पूरी तेजी के साथ। हर बार उसके नए परिचितों के सामने डॉक्टर अतिरिक्ता मिश्रा के रूप में जब मेरा परिचय होता है तो मुझे उसके लिए सहा गया सारा दर्द, यहां तक कि सारा का सारा जिया गया क्षण व्यर्थ लगने लगता है। सारे संदर्भ सरासर झूठे और बेमानी लगने लगते हैं। मुझे लगता है हमारा सारा परिचय कहीं फ्रीज हो गया है और मैं उस शॉट के बाद कैमरे को काम नहीं देना चाहती हूँ। आखिर वो समझता भी है कि अति जो उसका खाना बनाती है, बजट तैयार करती है, उसके कपड़ों को धुलवाने पर घर ठीक ठाक करने या उसके कई कामों की लिस्ट तैयार करवाने से लेकर रात को अवैध रूप से उसके साथ सोने तक का माद्दा रखती है, क्या सिर्फ इसलिए कि मनु कहता फिरे कि बस हम दोस्त हैं। दोस्ती किन दायरों में, किन अर्थों में, कहां तक घटनाओं को सार्थक करती है ये मैं नहीं जानती, पर क्या अति इतना सब कुछ करने के बाद भी उसकी कुछ और नहीं बन सकती? पति पत्नी वाली बात सुनकर लगता है हम निहायत गधे हैं, आलू गोभी बैंगन की तरह। लगता है चीख कर कहूं, मनु तुम 4 बार आलू गोभी बने हो तो 5वीं बार मेरे लिए मटर तक नहीं बन सकते? अरे तो क्या इतनी ही प्रोग्रेसिव हो? वो छेड़ता तो झटक कर कहती तुमने मुझे धोखा दिया है। मेरे सुबकते हुए चेहरे को अपनी ओर मोड़कर पुचकारता, क्या हुआ रे अति? बस मेरा सारा गुस्सा पिघल जाता। खीज उस पर उतारती जरूर हूं, अपने कमजोर हाथों से उसे मुक्के मारती हुई। देखो इस वक्त मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम यो अलग बैठी क्या सोचती रहती हो? मनु ने मुझे हिला दिया था। तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करते? मैंने उसके कुर्ते के बटनों को तोड़ते हुए पूछा था। देखती, वो संभलता हुआ बोला था, हम तो फंसे हुए हैं, अभी तो तलाक भी नहीं हुआ है। फिर मैं तो फंसूंगा ही, तुम भी फिजूल में बदनाम होंगी। मुझे उसकी ये अनुभवजन्य गंभीरता सरासर ओढ़ी हुई बर्दाश्त से बाहर लगती। लगता वो नाटक कर रहा है। नाटक लिखते लिखते तुम भी अभिनेता हो गए हो। बेशक। मुझे अपने गुस्से को हजम करते करते तकलीफ सी होने लगी थी। आज यहाँ बैठकर ये सब सोचती हूँ तो ऐसा लगता है कटती हुई जमीन में से कई सांप निकलकर रेंगने लगे हैं और सहसा हर सांप का चेहरा मनु के चेहरे में बदलने लगा है। बस इतना ही है तुम्हारा बाहर आने का दावा? मनु अक्सर सवाल फेंकता है। मैं चुपचाप उन शब्दों को पचाने लगी हूँ। मनु जानता है मैंने बाहर आने का साहस बिना किसी शर्त के किया है। मैंने बाहर आते हुए कभी शपथें नहीं ली थी और शर्तहीन होकर जीने में कितनी तकलीफ होती है इसका भी कैलकुलेशन नहीं किया था। मनु जानता है मुझे भीगने पर उसके छत की जरूरत हो सकती है, पर अति उससे मांगेगी नहीं। पर वो तो निश्चिंत चलने में विश्वास रखता है। उसके साथ कोई चलता है तो कमर में हाथ डालकर चल सकता है, न चले तो वो भी अकेला अपने दोनों हाथों को झुलाता हुआ चल सकता है। पर मैं जानती हूं बाहर आकर अति अंदर नहीं जा सकती और बाहर रहकर उसे सुरक्षा नहीं मिल सकती। मनु, तुम मुझे क्या एक छत दे सकते हो? मेरी आंखों में आंसू आ गए हैं
और मैं बुदबुदा उठी हूँ। मुझे यकीन है इस सवाल पर वो ठठाकर हंसेगा और कमर पर हाथ डालकर अपने पास घसीट लेगा, मानो छतें वो 1 मिनट में तान कर खड़ा कर सकता है। बाहर आते हुए मुझे तकलीफ नहीं हुई थी। एक भरी पूरी छत को छोड़कर पापा मम्मी के प्यार को झटक कर चली आई थी, पर अब बाहर आकर रास्ता खोजते तकलीफ हो रही है। शायद इसलिए कि रास्ता अभी तक कच्चा है। और इस कहानी के साथ डॉक्टर सुमति अय्यर की कहानी संग्रह घटना चक्र की समस्त कहानियों का पाठन हो चुका है। धन्यवाद।